नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। ओडीएफ फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। सो आज का जो सेशन है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिंदी गद्यांश और पद्यांश करिए 2 मिनट में सॉल्व। जी हाँ, पार्ट यहाँ पे 20 है। इससे पहले मैंने 19 कंप्लीट करा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है अगर हम बात करें, भाई शिवानी सिंह मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन आपको कराए जा रहे हैं। देखो क्या होता है कि जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं वो आपके सीटेट में 15 नंबर के आते हैं। जी हाँ, 15 नंबर के पूछे जाते हैं। और बेटा जी 15 नंबर की यहाँ पे आपकी पैडागोगी आती है, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है सो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 7505890761 पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड है। अगर आपको लिंक मिल जाता है तो आप वहां से भी जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, फाइनली अब चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा। और पहले मैं आपको अच्छे से यहाँ पर जो है गद्यांश को पढ़ाऊंगी और फिर इसका क्या अर्थ है, क्या इस चीज़ में, क्या इस गद्यांश में कहा गया है, फिर मैं आपको वो बताऊंगी यहाँ पर। ओके, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे सिंपली वे में, फिर मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगी। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। इच्छा से प्रेरित होकर, अब देखो आपकी मन की इच्छा है कि मुझे तो भैया यहाँ पर टीचर्स बनना है, तो आपकी इच्छा है तभी तो आप सीटेट यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बताओ, अगर आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो आप क्यों मेहनत करें? सो पढ़ के खाओ पियो, मौज लो, मस्त रहो। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। अब देखो, आप यहाँ पे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं भी आएगी, जिसमें कि आपको पता है कि आपका मैथ्स कमज़ोर है, नहीं मेरी तो संस्कृत कमज़ोर है, नहीं मेरी सीडीपी कमज़ोर है, मुझसे हिंदी नहीं हो पाती। तो इन सभी खामियों का आप पता लगाएंगे और इनको यहाँ पर जो है, इनसे निपटने के लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़, ठीक है ना, करेंगे। उन आदि मानव ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। अब आदि मानव की बात करें, जैसे आदि मानव, पहले जो आदि मानव थे, ठीक है ना, इन लोगों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। देखो आज के टाइम की बात करें तो आज का जो टाइम है टेक्निकल, आज का टाइम तो टेक्निकल से भरपूर है, भरा हुआ है। आप अच्छी नई तकनीक जानते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, आईफोन चलाते हैं, बढ़िया मस्त वाले, ठीक है, सारी चीज़ आपको पता है। और जो है कहीं पर जाते हैं, और क्योंकि आज के टाइम में सारी चीज़ों का यहाँ पे विकास हो चुका है। लेकिन पहले जो पहले जो आदि मानव थे वो सिर्फ उसी, जैसे आग जलाना, पत्थरों से जो है यहाँ पे औजार बनाना, बस इन चीज़ों से ही निर्भर थे। और भूख लगी तो यहाँ पे शिकार करना, ओके, इन चीज़ों पर ये डिपेंड थे। लेकिन इनको आगे और क्या बेहतर कर सके उस चीज़ का इनको ज्ञान नहीं था। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय कौन कौन सा? एक भौतिक, एक मानसिक, एक आध्यात्मिक। देखो मानव का जो यानी मानव का जीवन जो है वो 3 स्तर में है। कैसे? एक भौतिक वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, इसे मैंने छू भी लिया, देख भी रही हूँ, यानी हमारा पूरा फिजिकल, हमारी बॉडी, ठीक है ना। मानसिक वो चीज़ होती है जिसे हम अपने विचारों से फील करते हैं, जैसे कि हमारा मन, मस्तिष्क, मन की यहाँ पे बातें, विचार। और आध्यात्मिक वो होता है कि हमारे जो है आत्मसमर्पण, मन की बातें, ठीक है, बातचीत, ये सब आध्यात्मिक होता है। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपांतरक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। कह रहे कि हमारे जीवन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं। अभी देखो, पहले जब आपका बर्थ हुआ होगा तो आप क्या थे, अभी देखो आप यहाँ पर क्या हो, और आगे जाकर आप क्या होंगे। ओके, बहुत सारी चीज़ हमारे जीवन में आते हैं।
मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होगा। यानी कि आने वाले टाइम में अभी जो चीज़, जिन चीज़ों का डेवलप हो चुका है और आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी होगी और भी 4 या 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, वो देखो और भी क्या यहाँ पर जो है अच्छा विकास करेंगी। ठीक है ना। बिल्कुल हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्य ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। अब यहाँ पर जो है आदि मानव की बात कर रहे हैं। जो आदि मानव पहले के हजारों लाखों सालों वर्षों पहले की बात हो रही है। आदि मानव पहले थे, जैसे उन्होंने तो आग जलाना सिखाया यहाँ पे, ठीक है ना, औजार पत्थर लोहा इनसे परिचित हुए, कृषि करना, छोटे छोटे व्यापार, ये इस तरह से। तो फिर आगे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप किया, ठीक है ना, हमारे से भी जो हमारी पीढ़ी थी पीछे वाली, ठीक है ना। क्लियर है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब फटाफट यहाँ पे हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। विशेषण विशेष्य, रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग, मानव अस्तित्व, आध्यात्मिक दुनिया। देखो जो अंधेरे युग है, अगर यहाँ पर हम अंधेरे की बात करें तो अंधेरे क्या है, ये विशेषण है और विशेष्य युग है। बिल्कुल, मानव भी क्या है, विशेषण है यहाँ पे, और विशेष्य क्या है, अस्तित्व। और विशेषण आध्यात्मिक है और विशेष्य यहाँ पे दुनिया। लेकिन जो रूपात्मक परिवर्तन है ये यहाँ पर जो है आपका विशेषण विशेष्य शब्द नहीं है। ओके, क्या यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे या फिर संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। सो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस है आपका उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। उन्नति प्राप्त करने के लिए आपको अगर आगे बढ़ना है, ठीक है ना, अगर आपको कुछ पाना है, मानो कि आपका टारगेट है टीचर्स बनना, जी हाँ बिल्कुल आपको बनना है गवर्नमेंट टीचर्स, कुछ भी हो जाए टीचर्स बनना है तो बनना है। तो देखो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, अपनी खूबियों को जान ले। है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम खूबियों को ही जान लें कि मेरी खूबी क्या है, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ ये, लेकिन आप मेहनत कर नहीं रहे हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी कमियों को, ठीक है ये भी भैया, आप अपनी कमियों को जान रहे हैं कि हाँ मेरा सीटेट एक बार क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, सेकेंड बार भी क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, तो आपने वो जान तो ले, लेकिन अब उस पर कुछ अमल तो करो कि बस जान ही रही है। संघर्ष आप कर रहे हैं और क्या विद्रोह भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एक समय ऐसा आता है कि उस चीज़ की आप विद्रोह भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप टीचर्स लोगों से बात कर रहे हैं, वो आपको समझा रहे, तो क्या आप उनके साथ विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, नहीं ना। सो बेस्ट होगा ऑप्शन सी, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहेंगे। क्या करेंगे आप, अपने लक्ष्य की ओर चलते। उन्नति प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है, आपको अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना है। आपका लक्ष्य है गवर्नमेंट टीचर्स बनना, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सीटेट, यूपीटेट या फिर जो भी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्वालिफाई करनी होगी, तब जाके यहाँ पर आप जो है अपना एस्टेट का फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है ना, सुपर टेट। क्लियर है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो गद्यांश के अनुसार क्या कहा जा सकता है, क्या परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते। बताओ कि भैया हमारे जीवन में जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, कि देखो पहले हम फर्स्ट क्लास में थे, अब सेकंड में, थर्ड, और आज देखो हम सीटेट यहाँ पे क्वालिफाई करने के कगार पे हैं, टीचर्स बनने के कगार पे हैं। तो हमारे जीवन में चेंज हो रहे हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है। क्या अपने जीवन को हम परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाता है, नो। क्या परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि परिवर्तन पूरे फास्ट होते हैं। कि मानो यहाँ पर जो है आपने फर्स्ट टाइम सीटेट का यहाँ पे पेपर दिया और पढ़ा कुछ नहीं, ना मेहनत की, और आपका तो परिवर्तन बढ़िया हो रहा है कि आपने क्वालिफाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो परिवर्तन तीव्र गति से नहीं होते हैं, स्लो धीरे धीरे होते हैं, ठीक है। सो सबसे बेस्ट है, परिवर्तन मानव जीवन का क्या है, सत्य है। बिल्कुल मानव के जीवन में परिवर्तन चेंजमेंट हो रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताना है अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। एक प्रत्यय लगाने पर, देखो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय में होते हैं जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, ठीक है ना, और उस शब्द का अर्थ ही चेंज कर देते हैं। अब जैसा यहाँ पे क्या है, अध्यात्म है,
तो अध्यात्म में अगर हम जो है इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आध्यात्मिक। क्या बनेगा भैया जी, यहाँ पे बनेगा आध्यात्मिक। ओके, ये बी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का यूज संभव है? ये, ए, इत, ए, ये, अन, ये और सो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव शब्द में किस प्रत्यय, देखो अब यहाँ पे मानव शब्द में आपको प्रत्यय भी लगाना है, उपसर्ग भी लगाना है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि प्रत्यय हम उन्हें कहते हैं जो कि शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। अभी मैंने कहा यहाँ पर कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग हम उन्हें कहते हैं जो कि शब्द के शुरू में लगते हैं, स्टार्टिंग में लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो मानव शब्द में हमें उपसर्ग भी लगाना है, प्रत्यय भी लगाना है। तो यहाँ पर देखो, मानवित नहीं, मानवीय, अन, क्या अनमानवीय बनेगा, क्या सुमानवीय बनेगा, नहीं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। देखो पहले तो हम प्रत्यय लगाएंगे, तो मानव में हम प्रत्यय लगाएंगे ईय प्रत्यय, मानव प्लस ईय प्रत्यय। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा मानवीय। अब हमें यहाँ पर जो है उपसर्ग लगाना है, उपसर्ग लगाएंगे हम ए, तो उपसर्ग पहले लगेगा ए मानव भी कह सकते हैं आप, या फिर आप इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं अमानवीय, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट होगा। अगर कोई डाउट्स है एनीवन, सो प्लीज़ आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव के कौन से 3 पक्ष है? मैंने बताया था ना आपको कि देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये सीधा सीधा दिया हुआ है गद्यांश में। तो 3 पक्ष यहाँ पर थे, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक मैंने कहा ना, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी हमारा फिजिकल, हमारी बॉडी, ठीक है। मानसिक हमारे मन से रिलेटेड है, हमारे जो है विचार, ज्ञान, नॉलेज, ओके। आध्यात्मिक, आत्मसमर्पण, ये इन चीज़ों से रिलेटेड है। आदि मानव ने ब्लैंक क्षेत्र में प्रगति की, परंतु ब्लैंक क्षेत्र में प्रगति नहीं की। तो आदि मानव ने किस क्षेत्र में प्रगति की और किस क्षेत्र में प्रगति नहीं की? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में तो प्रगति की। भौतिक क्षेत्र का मतलब यही है कि इन्होंने आग जलाना सीखा और पशुपालन करना सीखा, ठीक है ना, और औजार, पत्थर से औजार बनाए। तो ये क्या है, मैंने कहा जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब भौतिक यहाँ पे क्रियाएं होंगी। लेकिन इन लोगों ने आध्यात्मिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति ये नहीं कर सके। आध्यात्मिक क्षेत्र यही कि कुछ और अलग हटकर नहीं सोच सके, ठीक है ना। कि जैसे भैया फ़ोन की अभी आपके जो है स्मार्टफोन बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आप जो है यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों तक इनका ध्यान नहीं गया। उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन या फिर पुरस्कृत परिवर्तन। उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य? उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य महत्वपूर्ण। देखो बड़े बड़े, ये नहीं कि आपके बड़े बड़े ही परिवर्तन होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे छोटे निरंतर हमारे परिवर्तन होते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसा थोड़ा ही होता है कि बड़ा ही परिवर्तन होगा हमेशा। पुस्तकों में उल्लेखित, नो, सबसे बेस्ट होगा महत्वपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए जो भी है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है बस हमारे लिए। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? तो जो है प्रगति प्राप्त करने का, देखो सभी मनुष्य के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, सभी अव्यवस्थित आदि मानव के पास, या फिर आदि मानव के पास। सो यहाँ पे होगा आपका प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका सभी अव्यवस्थित आदि मानव के पास नहीं था। जी हाँ, ओके। चलिए अब आपके बीच है छोटा सा काव्यांश, छोटी सी कविता, फटाफट हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ से हम क्वेश्चंस करेंगे आपके, ठीक है ना, ओके। चलो, दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाले, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। क्या बात है, फैली खेतों में दूर तलक। देखो मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ ध्यान से। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। फैली खेतों में दूर तलक का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे आपने देखा है घास हरा हरा, ठीक है ना, जैसे आपने गेहूं बोए अभी, ठीक है, तो आपके पूरे खेत में ऐसे हरे भरे खड़े हैं पूरे,
ठीक है ना, हरे भरे खड़े हैं बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया, मखमल सी कोमल हरियाली लग रही है, मखमल सी ऐसे बिछ रहे हैं। आपने देखा खेत में हरे हरे यहाँ पे जो घास है या फिर जो गेहूं आपने कुछ भी बोया हुआ है बढ़िया हरा हरा, ऐसा दिख रहा है कि मानो कि यहाँ पर मखमल सी बिछी हुई है, ठीक है ना। चलो, यानी कि मखमल का मतलब है कि चादर सी तरह बिछी हुई है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाती, लिपटी जिसमें, अब देखो सुबह सुबह आपका जो है सूर्य निकलता है और जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की जो किरणें होती है भैया जी वो घास पर पड़ी या फिर आपके जो गेहूं आपने जो भी यहाँ पे फसल लगाई हुई है, सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती है हरे हरे पत्तों पर, तो हरे हरे पत्ते कैसे खिल उठते हैं। ओके, तो चांदी सी उजली जाली, मानो कि यहाँ पर चांदी की जाली बिछाई हुई है, ठीक है, इस पर सॉरी फ्रेंड्स। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, तिनकों के हरे हरे यानी कि मैंने कहा जो गेहूं है या घास है, ठीक है ना, उनके जो छोटे छोटे पत्ते हैं, हरे हरे जो पत्ते हैं उन पर हिल हरित रुधिर, हरित रुधिर है रहा झलक। देखो जब जो है सुबह के टाइम, ठीक है, जो आपके खेत में घास या फिर गेहूं आपने अभी बोए हुए हैं वो हरे हरे हैं, जब सुबह के टाइम सूर्य की जो किरणें हैं वो इन पर पड़ती हैं तो इनके जो पत्ते हैं ऐसे खिल उठते हैं और उन पर ना एक सफ़ेद सफ़ेद सी जाली सी आ जाती है, जैसे कि ओस सी टाइप की। जी हाँ, ये यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल भूतल, श्यामल का मतलब होता है शाम रात अंधेरा, ठीक है ना। नभ का चिर निर्मल नील फलक। ओके, चलिए, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर बात की गई है हमारी खेती से रिलेटेड, हमारी फसल से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। आओ, ओके, सो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कविता में मुख्यतः किसका वर्णन है? धरती का, खेतों का, आकाश, चांदी का। तो भैया जी कविता में किसका, मुख्यतः कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर देखो खेतों का ही तो वर्णन किया गया है। खेतों में कैसे यहाँ पर जो है हरे हरे जो पत्ते हैं, हरे हरे पत्ते कैसे यहाँ पर पूरा हरा हरा मखमल सी हरियाली बिछी हुई हमें नजर आ रही है। तो बात की गई है भैया जी किसकी? खेतों की। ओके, नेक्स्ट है हरित रुधिर का प्रयोग किया गया है। देखो हरित का मतलब होता है क्या? फसल से रिलेटेड। हरित का मतलब होता है भैया जी फसल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो हरित रुधिर का प्रयोग हरे रक्त के लिए 9, हरित क्रांति के लिए 9, पकी हुई फसल के लिए 9। हरित रुधिर, रुधिर का मतलब होता है अभी ये फसल आधी ही पकी है, पूरी नहीं पकी, ठीक है ना। और हरित का मतलब फसल होता है, तो यहाँ पर होगा अपरिपक्व फसल के लिए। अब देखो जैसे आपने गेहूं बोए, ठीक है, गेहूं बोए तो अभी आपने बोए 2-3 महीने में थोड़े इतने बड़े बड़े से हो गए तो पूरे हरे हरे बागान सब बढ़िया बिछा हुआ है। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर तो वो पीले, कैसे, फिर उनका रंग पीला हो जाएगा, फिर वो पके होंगे। तो अभी अपरिपक्व है, यानी कि अभी जो है वो कम पके हुए हैं। तो हरित का मतलब फसल होता है, रुधिर का मतलब कम पका हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, आकाश कैसा है? साफ और नीला, श्यामल और नीला, श्यामल और निर्मल, नीला और पीला आकाश। तो यहाँ पे इस गद्यांश में क्या बताया गया है? गद्यांश में बताया गया है आकाश कैसा दिखाया गया है। तो भैया जी जब सुबह के टाइम सूरज की किरणें चमकती है और यहाँ पर आपके हरे भरे घास पर या फिर गेहूं पर पड़ती है, तो यहाँ पर जो है आपका वातावरण कैसा होगा? बिल्कुल साफ होगा, तभी तो सूर्य की किरणें भी साफ आएंगी, साफ होगा। और कैसा होता है? नीला होता है कलर। देखो श्यामल रात, ये तो शाम के टाइम होता है श्यामल और नीला। श्यामल और निर्मल ये भी रात के टाइम होता है, ठीक है। नीला और पीला, पीला तो आपका सूर्य होता है, जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होता है तब वो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सूरज की किरणों से जाली कैसे बन रही होगी? किरणें जाल बुनती है, फसल में से रोशनी छन रही है, चांदी का जाला बुना गया है सूर्य किरणों से उजाला होने पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर, सूरज की किरणों से जाली कैसे बन रही है? सूरज की किरणों से जाली कैसे बन रही है? यानी मैंने आपको बताया कि आपने जो यहाँ पे आपके खेत में हरा भरा जो गेहूं लगे हुए हैं या फिर घास जो भी है, ठीक है, जो भी आपने उगाया हुआ है, अभी हरा है, अध पका है, पूरा पूर्ण रूप से नहीं पका। जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती है तो सफ़ेद सफ़ेद जो है
ओस की टाइप की जाली सी आपको दिखाई देती है, तो वो क्या है, क्या किरणें जाल बुनती है, क्या फसल में से रोशनी चढ़ रही है, क्या सूर्य किरणों से उजाला होने पर क्या चांदी का जाला बुना, नहीं, ये ऐसा फील हो रहा है कि फसल में से रोशनी चढ़ रही है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि फसल रोशनी फेंक रहा है, रोशनी दे रहा है, और अक्सर वो रोशनी होती किसकी है, सूरज की किरणों की। लेकिन हमें कैसा फील होता है कि ये जो हरे हरे पत्ते हैं ये रोशनी फेंक रहे हैं, ठीक है। मखमल सी कोमल में कौन सा अलंकार है, देखो मखमल सी कोमल में कौन सा अलंकार है, मखमल सी कोमल में कौन सा अलंकार यहाँ पर है, रूपक उपमा उत्प्रेक्षा यमक, यहाँ पर होगा कौन सा, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। मखमल सी, देखो ध्यान रखो, अगर किसी भी जो है वाक्य में सी, सा या सम ये शब्द आए ना, ये ट्रिक है, तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, बस इसे ध्यान रखो, ठीक है ना। अगर आपका किसी भी वाक्य के बीच में सी, सा, सम आए, यानी कि मखमल सी कोमल। अब देखो खेतों में जो ये आपकी हरा भरा घास या गेहूँ जो खड़े हुए हैं, ठीक है, उनको बताया गया है कि कैसे मखमल की तरह ये बिछा हुआ है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर होगा, यानी कि किसी चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से उनके गुण जो है उनकी क्वालिटीज से करना, उनके गुणों से करना, ओके। नेक्स्ट है लब का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, नभ का, गगन, संसार, आकाश और आसमान। देखो नभ का पर्यायवाची शब्द गगन भी होगा, आकाश भी होगा, आसमान भी होगा, लेकिन संसार नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो संसार क्या है, संसार पूरा, ठीक है। तो नभ, गगन, आकाश, आसमान ये इसके पर्यायवाची शब्द है, जबकि संसार जो है ये आपके जो है संसार, धरती इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका नभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, देन सारी चीज़ समझ भी आ गई होंगी। अब लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगा, बिल्कुल फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।